नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज मैं आपसे 2021 से जुड़ा सबसे बड़ा लेकिन सबसे आसान सवाल पूछती हूं। एक शब्द में 2021 की सबसे बड़ी खबर बताइए। सही सोचा आपने, 2021 की सबसे बड़ी खबर है वैक्सीन। जी हां, कोरोना का टीका। इस टीके के आने की खबर से सेंसेक्स चढ़ जाता है, राजनीति चमक जाती है, दिल खिल जाते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया तेज होने लगती है, बच्चों के स्कूल जाने की उम्मीद बढ़ जाती है, नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाती है। एक वैक्सीन न जाने कितने मर्जों की दवा लगने लगती है। तो क्या वैक्सीन आने वाली है? सरकार से हरी झंडी मिलने के कितने दिन बाद आपको वैक्सीन मिल जाएगी? देश में वैक्सीन लगाने के इंतजाम क्या होंगे? सबसे पहले वैक्सीन किसे लगेगी? क्या बच्चों को भी बड़ों के साथ ही वैक्सीन लगेगी? आपको इस वैक्सीन के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे? क्या नई वैक्सीन कोरोना की नई स्ट्रेन के लिए भी कारगर होगी? ये सारे सवाल हम सबों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। आज बहुत ही आसान भाषा में मैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि भारत का अपना टीका किस स्टेज में है। बाईस दिसंबर को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना का टीका लगवाया। जैसा हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, जो बाइडेन के मुख्य मेडिकल सलाहकार एंथनी फॉची दावा कर चुके हैं कि अगले साल जून जुलाई तक 70 से 80% अमेरिकी टीका लगवा चुके होंगे। आइए समझते हैं कि अमेरिका के मुकाबले में भारत कहां खड़ा है। भारत में 7 अलग अलग टीके अनुमति की कतार में हैं। 3 कंपनियों ने सरकार को अपने परीक्षणों के आंकड़े सौंप दिए हैं। सरकार ने इनसे और डेटा मांगा है। 23 दिसंबर तक एक कंपनी ने सरकार को अतिरिक्त आंकड़े भी सौंप दिए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस कंपनी का नाम नहीं बताया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि जनवरी में भारत में कोरोना से लड़ने का टीका आ सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन 7 टीकों में किसकी क्या खासियत है और भारत के लिए कौन सा टीका सबसे ज्यादा अनुकूल और किफायती है। हिंदुस्तान के लोगों को नए साल में कोरोना की वैक्सीन कैसे लगेगी, इसका मॉक ड्रिल 28 और 29 दिसंबर यानी सोमवार और मंगलवार को होगा। 28 दिसंबर को ही कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचने वाली है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से किसी भी वैक्सीन को आखिरी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन कुछ वैक्सीन मंजूरी से सिर्फ एक कदम दूर है या फिर मंजूरी के औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रही है। इसमें पहला नाम है कोविशील्ड। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। चिंपैंजी एडेनो वायरस प्लेटफॉर्म पर तैयार कोविशील्ड वैक्सीन का भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट सहयोगी है। शुरुआती नतीजों में ये वैक्सीन 90% असरदार पाई गई है। इसे 2 से 8 डिग्री के बीच की कोल्ड चेन में रखना होगा। वैक्सीन अभी आने वाली है वो एस्ट्राजेनेका की है, ऑक्सफोर्ड वाली। इंडिया में भी रेगुलेटर के पास जमा हो गए, तो ये लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में इसका नतीजा आ जाएगा और इसको रेगुलेटरी वो मिल जाएगी। तो इसको जब मिल जाएगा तो ये इंडिया में जनवरी में अवेलेबल हो जाएगी। कोवैक्सीन ये कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन है। इसे मृत वायरस यानी इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया है। स्वदेशी कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल्स जारी है। इसे 2 से 8 डिग्री के बीच की कोल्ड चेन में रखा जा सकता है।
ये वैक्सीन ग्रामीण इलाकों और तीसरी दुनिया के देशों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन फरवरी तक लोगों को मिल सकती है। अभी तक कोई टीका अप्रूव नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन टीका का मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसा होगा, कहाँ रखना है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है कि कौन कौन लोग प्रायोरिटी में होंगे। फाइजर की BNT162b2 वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश मंजूरी दे चुके हैं। आरएनए पर आधारित इस टीके को ट्रायल में 95% तक असरदार पाया गया। हालांकि इस वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होगी, जो भारत जैसे देशों के लिए बड़ी चुनौती है। ये दोनों वैक्सीन जो है ये मैसेंजर आरएनए पर आधारित है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, एक वायरल के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन होता है, उसको स्पाइक प्रोटीन जिसे कहते हैं, उसको ये कोड करता है, ताकि मैसेंजर आरएनए जब हमारे पेशियों में चले, जब घुस जाता है, तो उस वक्त हमारी पेशियां स्पाइक प्रोटीन को तैयार करना शुरू कर देती है अपने आप में। लेकिन हमारी प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो इसको फॉरेन प्रोटीन मान के हमारी प्रतिरोधकता बढ़ाती है, ताकि जब असली वायरस शरीर में आए तो हमारी प्रतिरोधकता क्षमता को पता होता है कि वायरस कैसे दिखती है। मॉडर्ना की mRNA-1273 वैक्सीन। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94.5% तक कारगर है। इसे भी आरएनए प्लेटफॉर्म की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। ज़ाइकोव-डी डीएनए पर आधारित जाइडस कैडिला ने 2 चरणों का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है, जिसके आधार पर इसे प्रभावी बताया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन के सिर्फ 1 डोज से ही काम हो जाएगा, मतलब 2 डोज के चक्कर से आजादी। NVX-CoV2373। ये वैक्सीन प्रोटीन के सब यूनिट पर आधारित है। नोवावैक्स के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे विकसित कर रहा है। हिंदुस्तान में NVX-CoV2373 वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारियां चल रही हैं। स्पुतनिक वी रूस के गेमालया नेशनल सेंटर की बनाई वैक्सीन है, जो ह्यूमन एडनोवायरस प्लेटफॉर्म पर विकसित की गई है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका ट्रायल कर रही है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान ये 91.4% प्रभावी रही। भारत ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बुक की है। इसे -18 डिग्री तक के तापमान में स्टोर किया जा सकता है। सरकार के काफी सारे जो डिसीजन मेकर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, उन लोगों ने काफी विचार विमर्श करके उनकी पॉलिसी तो जरूर है कि किस तरह टीकों को अलग अलग कोने में पहुंचाया जाए, किस तरह से वहां पे कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि टीकों को वहां पे ले जाने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क की भी जरूरत होती है, तो उसको भी, और किस तरह लोगों को फिर पता के कि काफी सारे टीके जो है इसमें 2 डोजेस लेने पड़ते हैं, 1 डोज आज लेके और एक फिर 3 या 4 हफ्ते के बाद में दोबारा लेना होता है। सवाल उठता है कि भारत में कोरोना की संजीवनी की कीमत क्या होगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से दाम तय नहीं किए गए हैं, लेकिन यूरोप में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 2 डोज की कीमत 450 से 600 रुपए है। अमेरिका में मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत 4700 से 5500 रुपए है। अमेरिका में फाइजर बायोटेक की कीमत 2886 रुपए है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बनाई गई कोविशील्ड की कीमत 700 से 2000 रुपए के बीच हो सकती है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित नोवावैक्स की कीमत 480 रुपए तक होने का अनुमान है। वहीं रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की प्रति डोज की कीमत 500 से 750 रुपए हो सकती है। आखिरी मंजूरी मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में ही चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है। फिर भी भारत में 1 अरब से ज्यादा लोगों को टीका लगाना कोई मामूली काम नहीं है। अभी तक की तैयारियों के मुताबिक जुलाई तक टीकों की 50 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी एक व्यक्ति को अगर 2 डोज लगती है
तो जुलाई तक 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना की वैक्सीन लग सकती है। यह अमेरिका की पूरी जनसंख्या से थोड़ा ही कम है। इस तरह से भारत के टीकाकरण की तैयारी अमेरिका से कोई कम नहीं है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो जितने लोगों को अमेरिका में जुलाई 2021 तक टीका लगेगा, तकरीबन उतने ही लोगों को भारत में भी टीका लग चुका होगा। कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान के आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 2 दिनों का मॉक ड्रिल होगा। इसके लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात को चुना गया। इस रिहर्सल का मकसद कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को जांचना और कमियों को पहले ही ठीक करना है। इस दौरान किसी को भी कोविड की वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। इसमें कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ नियंत्रण करना और कोविड ऐप से ट्रैकिंग जैसी तैयारियों का आकलन किया जाना है। वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोविन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक ऐप भी तैयार किया गया है। वैक्सीन को उसके तापमान के साथ ट्रैक किया जाएगा। लाभार्थी को दूसरा डोज मिलने तक ब्यौरा रखा जाएगा। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी बड़ी चुनौती कोरोना की वैक्सीन विकसित करने की रही है, उतनी ही बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की भी है। पिछले 4 महीने से केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों में तूफानी रफ्तार से जुटी हुई हैं। इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाए गए। कोरोना के वैक्सीनेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी तैयारियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कोरोना वैक्सीन उन्हीं को मिलेगी जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। टीकाकरण में मदद करेगा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का नाम लिस्ट के आधार पर रजिस्टर किया जाएगा। आम लोग खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर रजिस्टर कर सकेंगे। फोटो के साथ आधार कार्ड समेत 13 पहचान पत्रों में से एक देना होगा। जिला प्रशासन रजिस्टर हुए लोगों को टीका लगवाने की तारीख, समय और स्थान की जानकारी देगा। कोरोना टीकाकरण के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर दिए गए। ट्रेनिंग हासिल कर चुके मास्टर ट्रेनर्स टीकाकरण अभियान में शामिल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए 2,39,000 वॉलंटियर तैयार हैं। सरकार के पास वैक्सीन रखने के लिए 85,734 कोल्ड चेन है, 28,947 कोल्ड पॉइंट हैं। नया डेटा दे दिया गया है कम से कम एक कंपनी के द्वारा, और उस डेटा को एग्जामिन जिस प्रोसेस से करना है वो काम शुरू है। आज भी उस पे जो भी उसका व्यू लेना है, संज्ञान लेना है, दैट इज़ इन प्रोसेस। But as I said in previous discussions and previous interactions, that this process is sacrosanct. This is driven by scientific norms, procedure. कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खास बूथ तैयार किए जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। टीकाकरण के लिए खास तौर से ट्रेन्ड लोगों की टीम मौजूद रहेगी। देखा जाएगा कि वैक्सीन लगवाने पहुंचे शख्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। पहचान पत्र की जांच के बाद लगेगा टीका। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक सेंटर पर ही रहना होगा। 30 मिनट तक टीका के रिएक्शन की निगरानी होगी। सरकार अगले 6 महीने में कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ डोज लगवाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। भारत में हर साल 5.5 करोड़ लोगों को टीके लगते हैं। इनमें से करीब 4 करोड़ गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु होते हैं। देश में टीके लगाने का और उनकी ट्रैकिंग का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है।
लेकिन कोरोना के टीके का काम इन सबसे बहुत बड़ा है। वैक्सीन को लेकर बनी टास्क फोर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सबसे पहले किस किस को टीका लगेगा और उनका चयन कैसे होगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर के हैं। अगर हेल्थ वर्कर्स को पहले टीका लगता है तो क्या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वालों को सरकारी कर्मचारियों जैसी ही तरजीह मिलेगी? अगर बुजुर्गों को पहले टीका लगता है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं? उदाहरण के तौर पर देश में करीब 7 करोड़ लोग तो डायबिटीज से ही पीड़ित हैं। क्या देश के 29 राज्यों में से एक साथ टीकाकरण शुरू होगा? अगर ऐसा हुआ तो उन राज्यों का क्या होगा जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ है? देखिए, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इन सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। नए साल में सबकी एक ही ख्वाहिश है, किसी भी तरह से मिल जाए जिंदगी की 2 डोज। लेकिन एक साथ सबको कोरोना की 2 डोज देना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्राथमिकता सूची तय कर रखी है। सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 27 करोड़ वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको वैक्सीन मिलेगी। मतदान सूची से वैक्सीनेशन के लिए लोगों की पहचान में मदद ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 51 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी की है। दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगेगा, जिनकी तादाद करीब 3 लाख है। दूसरी प्राथमिकता सूची में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं, जिनकी तादाद करीब 6 लाख है। तीसरी सूची में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। उसके बाद 50 साल से कम के वो लोग भी प्राथमिकता सूची में हैं, जो डायबिटीज, किडनी या दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद करीब 42 लाख है। वैक्सीन देने के लिए जो प्राथमिकता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक, किसको ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन होने का, तो जैसे जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो मरीजों के संपर्क में आते हैं, उनको एक्सपोजर होने का ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन होने का। दूसरा जो इसका पहलू लिया जाता है वो किसको जो है मृत्यु दर ज्यादा हो रही है, किनमें, तो जो कोमार्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, जिनको शुगर है, कोई बीमारी है, कोई ऐसे कैंसर की बीमारी है, या जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनमें थोड़ी मृत्यु दर बाकी लोगों से ज्यादा है। तो प्रायोरिटी तो इस पे की गई है और ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया की प्राथमिकता सूची में फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी कहां खड़े हैं। देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक और बड़ी चुनौती है कि बच्चों को टीका कैसे लगेगा। अभी तक ज्यादातर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में टीके लगते हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि जो टीके तैयार हो रहे हैं उनकी बच्चों के लिए डोज कब तैयार होगी। कहा जा रहा है कि टीके की सामान्य डोज के तैयार होने के बाद बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम होगा। वैसे इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तय है कि बच्चों के टीकाकरण में अभी देर है, और अगर बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ तो फिर स्कूलों के खुलने पर भी संशय बना रहेगा। Usually there are
There are no guidelines generally for vaccinating children because this is a disease by and large of higher age. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि फिलहाल बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है? ज्यादातर ट्रायल्स जो अभी हुए हैं उनमें बच्चों को शामिल नहीं किया गया। अब बच्चों को शामिल कर रहे हैं। वो इंटरिम रिजल्ट्स एडल्ट्स के आ गए हैं, तो अब बच्चों को भी शामिल करेंगे और ये वैक्सीन बच्चों में भी आगे चल के दी जाएगी। बच्चों को इसलिए नहीं शामिल किया गया था कि पूरे 10 महीने का जो पेंडेमिक का एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया में, बच्चों को बहुत कम इन्फेक्शन हुआ है। 100 लोग हैं तो उनमें से 2 लोगों को हुआ है और वो भी गंभीर नहीं हुआ है। बच्चों को संक्रमण होके ठीक हो गया है। भारत की आबादी में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद करीब 27% है, यानी करीब 35 करोड़। अप्रैल से ही छोटे बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आगे बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि अब कई कंपनियां बच्चों पर वैक्सीन के असर का विश्लेषण कर रही हैं। ऐसे में बच्चों के लिए भी जल्द ही वैक्सीन आने की भविष्यवाणी की जा रही है। ये मानना गलत रहेगा कि बच्चों में नहीं हो रहे हैं। जो संभावना जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं, वो बच्चों में कम है बुजुर्ग लोगों से ज्यादा। तो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा है, जो 50 या 60 साल की उम्र से ऊपर है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी। तो इसलिए बच्चों को भी वैक्सीनेट करना मेरे ख्याल से जरूरी होगा। मतलब बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ही स्कूलों के खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। फिलहाल सरकार का पूरा जोर ऐसा मैकेनिज्म और नेटवर्क तैयार करने पर है जिससे कोरोना वैक्सीन देश के आखिरी आदमी तक पहुंचाई जा सके। सरकार जानती है कि कोरोना के वैक्सीनेशन के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब भारी पैमाने पर सिरिंज, शीशियों की भी जरूरत होगी। इसलिए देश की सबसे बड़ी सिरिंज बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस ने अपनी उत्पादन क्षमता 2021 में डबल यानी 1 अरब यूनिट करने का लक्ष्य रखा है। तो कांच की शीशियों की भी चुनौती है। वैक्सीन शीशी के मॉनिटर को लेकर भी चुनौती है। ये भी लगातार मॉनिटर करना होगा कि तापमान में उतार चढ़ाव से वैक्सीन की गुणवत्ता पर तो असर नहीं पड़ रहा। देश में अभी 27,000 कोल्ड चेन स्टोर्स हैं। यहां से 80 लाख सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंच सकती है। कोल्ड स्टोरेज इसलिए चाहिए क्योंकि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच रखने की जरूरत होगी। लेकिन क्या 130 करोड़ देशवासियों के लिए इतने कोल्ड स्टोर्स काफी होंगे? टीके की जितनी डोज लगेगी उतनी ही सिरिंज यानी सुई की जरूरत होगी। देश की कई कंपनियां इस काम में जुट गई हैं। फिर भी चुनौती बहुत बड़ी है। अभी देश में टीकाकरण के लिए 40 लाख डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन जरूरत इनसे कहीं ज्यादा की है क्योंकि टीका कम समय में ज्यादा लोगों को लगाना है। आधार के आइडिया को हकीकत में बदलने वाले नंदन नीलेकेणी का कहना है कि हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। यकीनन हिंदुस्तान के लिए यह सबसे बड़ा मेडिकल चैलेंज होगा। फिर भी हम सबको उम्मीद है कि देश इस परीक्षा में सफल रहेगा और 2021 का पन्ना देश की मेडिकल हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना पर इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 2021 में कैसा होगा कोरोना का अर्थशास्त्र। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।